हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी बुक। फ्रेंड्स, चलिए एक नए टॉपिक के साथ जो है मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं और आज का टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। देखिए, इससे पहले हमने जो है कांग्रेस की स्थापना को देखा था, उससे संबंधित बहुत से अधिवेशनों को देखा था जहाँ से जो है बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिएगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है आधुनिक भारत का इतिहास करके जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से जो है आप जो है इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने जो है देखा था कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी कि जो भारत की जितनी जनता है उनकी जो समस्या है उसको जो है ब्रिटिशों तक पहुंचाया जा सकते और अगर उनके लिए जो दमनकारी जो नीतियां बनाई जा रही है वो ब्रिटिशों के द्वारा उनके खिलाफ जो है आंदोलन किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसमें जो है कांग्रेस में जितने लोग थे, ठीक है, तो विभिन्न-विभिन्न तरह के लोग थे और सबकी विचारधाराएँ जो है अलग-अलग थी। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उनके विचारधारा की जो स्वतंत्रता आंदोलन अगर उनको करना है, कोई आंदोलन करना है, उसके विचारों के आधार पर जो है कांग्रेस जो है विभिन्न चरणों में बँट गया था। और वो चरण क्या थे तो 3 चरणों में वो बँटा था उनके विचारों के आधार पे, ठीक है। तो पहले जो चरण में आए थे तो उनकी विचारधारा थी कि हम जो है नम्रता के साथ जो है ब्रिटिशों के समक्ष जो है मतलब प्रार्थना से, प्रतिवेदन से, ठीक है, समझा बुझा कर हम जो है ब्रिटिशों को जो है अपनी जो समस्या है उनसे अवगत कराएँगे, ठीक है, ताकि ब्रिटिशर्स तक जो है गवर्नमेंट उस टाइम जो भारत सरकार थी ब्रिटिशों की, उस तक जो है उनकी समस्या पहुँच सके और उनका समाधान वो निकाल सके। तो वो जो है नॉर्मल जो है नम्रता के साथ वो चीज़ें पहुँचाना चाहती थी उन तक। तो ये जो चरण रहा था उसको बोला गया था उदारवादी चरण या इसी को नरम दल, क्योंकि नम्रता के साथ जो भी काम कर रही थी वो नम्रता के साथ कर रही थी। उसके कुछ टाइम बाद जब इससे काम नहीं बना कि नरम दल से जो नेता थे, जो जिनकी जो कार्यशैली थी वो प्रार्थना की रही थी, तो इससे काम नहीं बन रहा था। ब्रिटिशों द्वारा कोई भी ऐसी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा था जो वो उन तक पहुंचा रहे थे। तो उसी के बाद जो है कांग्रेस का दूसरा चरण स्टार्ट हो जाता है और वो जो चरण होता है वो जो होता है 1905 से 1919 तक, ठीक है। और ये जो चरण होता है वो होता है उग्रवादियों का, मतलब हम जो है क्रांतिकारी तरीके से जो है ब्रिटिशों का बहिष्कार करके जो है हम एक एक तरह से आंदोलन को हम जो है चलाएँगे और भारत को स्वतंत्र कराएँगे। ये था उनके विचार के आधार पे, क्योंकि उनका जो विचार था वो क्रांतिकारी टाइप का था, ठीक है? तो उग्रवादी था, तो इसलिए जो है इसको जो है उग्रवादी चरण कहा गया, ठीक है? इसी के बीच में ही मध्य-मध्य में जो है बहुत से ऐसे क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी हुई थी, तो उसको भी देखेंगे और ये जो हम देखेंगे उसको क्रांतिकारी चरण में देखेंगे। क्लियर है? आगे जो है तृतीय चरण देखते हैं। तृतीय चरण जो है हुआ था गांधी युग का। जब उदारवादी और उग्रवादी दोनों से काम नहीं चल रहा था, तब जब गांधी जी की एंट्री होती है तो गांधी जी क्या करते हैं, जो कुछ उदारवादी नेताओं की जो नीतियाँ होती हैं और जो उग्रवादी नेताओं की जो नीतियाँ होती हैं, उनको मिलाकर वो अपना एक नया नीति लाते हैं, वो है गांधीवादी नीति, ठीक है? पहले वो क्या करते हैं कि पहले वो अंग्रेजों को, जो ब्रिटिशों है उनको जो है समझाते हैं कि आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो गलत है, इसको वापस ले लीजिए, इस तरह से। लेकिन अगर उससे भी काम नहीं चलता था तो गांधी जी जो है संविधान के परे जाके जो है आंदोलन करते थे। जैसे कि आपने गांधी जी के इसमें पढ़ा होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, तो इस तरह जो है गांधी जी की विचारधारा थी। तो इसको जो है तृतीय चरण में रखा गया है और उनका टाइम कब शुरू होता है तो 1917 से 1947 तक, ठीक है। तो आज हम जो है प्रथम चरण और द्वितीय चरण को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जो है उदारवादी चरण में जो प्रमुख नेता है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। द्वितीय चरण में हम जो है डिस्कस करेंगे बंगाल विभाजन को, स्वदेशी आंदोलन को, लखनऊ समझौता, मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था, इन सब चीजों को यहाँ पे देखेंगे। क्रांतिकारी जो चरण आता है कि बहुत से क्रांतिकारियां गतिविधियां हुई थी, जैसे भगत सिंह आए थे, तो
उनको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके बाद फिर हम गांधी युग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई कमी यहाँ पे नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उन कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए कांग्रेस के विभिन्न चरण में पहला चरण क्या था? उदारवादी चरण। तो उदारवादी चरण उदारवादी चरण में आपको क्या क्या याद रखना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से अगर आप चीज़ों को पढ़ते पढ़ते याद कर लीजिएगा, ताकि इससे संबंधित जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनको आसानी से करने में सक्षम होंगे। क्लियर? तो देखिए इस टाइम उदारवादी चरण में जो है उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व रहा, इसलिए जो है इसको उदारवादी चरण कहा गया था। इनकी जो कार्यशैली थी वो प्रार्थना, प्रतिवेदन और शिष्टमंडल के, मतलब प्रार्थना के थ्रू, प्रतिवेदन के थ्रू जो है कानून के दायरे में रहकर हम जो है ब्रिटिशों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। ठीक है, तो और नेक्स्ट जो इसके जो प्रमुख नेता है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उदारवादी चरण के निम्न में से कौन से नेता रहे हैं या कौन से नहीं है, इस तरह के जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी जो है उदारवादी चरण के नेता रहे थे। इनको तो है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा। ठीक है, और उदारवादी चरण के ही नेता रहे हैं महादेव गोविंद रानाडे, एओ ह्यूम, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, जॉर्ज यूले, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी घोष। ये जो है प्रमुख नेता रहे हैं उदारवादी चरण के। क्वेश्चन बनता है तो आप इन नेताओं के नाम को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उदारवादी चरण की जो पद्धति रही है, आंदोलन की जो पद्धति रही है, जो प्रार्थना प्रतिवेदन की कि कानून के दायरे में रहकर ही जो है संवैधानिक प्रदर्शन करेंगे, तो वो जो है पद्धति क्या कहलाई है? तो राजवामबंद आंदोलन जो पद्धति रही है। क्या पद्धति रही है आंदोलन की? राजा वामबंद आंदोलन पद्धति इसको कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्रांतिकारियों ने जो है उदारवादी चरण को कहा है कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति है ये। ठीक है, तो इसको क्या कहा है क्रांतिकारियों ने? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं उग्रवादी चरण की तरफ। क्लियर? तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा उदारवादी चरण। देखिए उग्रवादी चरण में जो है इनकी जो कार्यशैली क्या रही है? तो निष्क्रिय प्रतिरोध की, मतलब कानून की अवहेलना करके, मतलब जो भी ब्रिटिशर जो कानून लेके आ रहे हैं उनको हमको नहीं मानना, मतलब उनकी जो है अवहेलना करना, अवज्ञा करना। ठीक है, ये था जो है निष्क्रिय प्रतिरोध। क्या शैली रही इनकी? निष्क्रिय प्रतिरोध। इनके चार जो प्रमुख नेता हैं उग्रवादी चरण के, उसको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले थे आपके लाला लाजपत राय, ये थे पंजाब से। दूसरे नेता रहे हैं उग्रवादी चरण के बाल गंगाधर तिलक, जो कहाँ से रहे हैं? महाराष्ट्र से। विपिन चंद्र पाल रहे हैं, ये रहे आपके बंगाल से। अरविंद घोष रहे हैं, ये भी जो है बंगाल से। इन्हीं को जो है लाल बाल पाल कहा जाता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को। और ये जो है उग्रवादी चरण के नेता रहे हैं प्रमुख। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि हमें जो है स्वराज की प्राप्ति करनी है। इसीलिए जो है तिलक जी जो ये उग्रवादी चरण के थे, उन्होंने इसी में एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसके लिए? स्वराज प्राप्ति के लिए उन्होंने ये नारा दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। इनकी जो प्रमुख गतिविधियां रही हैं जो उग्रवादी चरण की रही है, तो इसमें देखिए इस टाइम पे जो है बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसी के विरोध में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन चलाए गए। और स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे जो है 3 अधिवेशन हुए थे, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन। तो इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इसके बाद एक मुस्लिम लीग की स्थापना होती है बीच में ही। ठीक है, और उसके बाद जो है होम रूल लीग आंदोलन होता है। तो इनके बीच की जो ये प्रमुख गतिविधियों को हमें पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन आपके
पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं बंगाल विभाजन। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जो है क्या किया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था। उन्होंने जो है कारण ये बताया था, बंगाल में उस टाइम जो है आज के जो आपके बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, तो ये पूरा क्षेत्र जो है बहुत बड़ा एरिया था बंगाल का, वो जो है आता है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जो है कारण बताया कि हम जो है बंगाल का विभाजन करेंगे क्योंकि यहाँ की प्रशासनिक सुविधा के लिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन उनका मेन मतलब मोटिव ये था कि वहाँ बंगाल में बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद उभर रहा था। ठीक है, बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां थी, जितनी क्रांतिकारी गतिविधियां थी सारी जो है बंगाल से ही उभर रही थी। तो उनको जो है दबाने के लिए, इस राष्ट्रवाद को रोकने के लिए ब्रिटिशों द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया। ये जो है अघोषित उद्देश्य था, लेकिन उन्होंने लोगों को ये बताया कि हम जो है प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन करेंगे। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। यहाँ पे नेतृत्वकर्ता, यहाँ पे जो बंगाल विभाजन के बहिष्कार किया जिन्होंने, जिसके नेतृत्व में किया गया था, वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वैसे इसको स्वदेशी आंदोलन में भी आप पढ़ सकते हैं कि मतलब बंगाल विभाजन का विरोध जो है किसके नेतृत्व में किया गया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के। ठीक है, बंगाल विभाजन में के टाइम पे जो वायसराय थे वो कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। इन्होंने कारण क्या बताया था, कि इन्होंने बताया था कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए जो है बंगाल को विभाजित करेंगे और एक जो पूरा बंगाल, एक एरिया जो है हम हिंदू को देंगे और एक पूरा जो एरिया जो है हम क्या देंगे, मतलब पूर्वी जो बंगाल होगा वो हिंदू का होगा और जो पश्चिमी जो बंगाल होगा वो मुस्लिमों का होगा। ठीक है, और इनका जो अघोषित उद्देश्य यही था कि हम जो है उभरते जो राष्ट्रवाद है, जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, उनको रोकना जो है इनका उद्देश्य था। विभाजन का निर्णय लिया गया था 20 जुलाई 1905 को और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल दो भाग में बट गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल हिंदू बहुल्य था और पश्चिम बंगाल मुस्लिम बहुल्य था। ठीक है, आगे जो है जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया तो बंगाल में जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया जब बंगाल का विभाजन हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इसके विरोध में जो है बंगाल विभाजन के विरोध उन्होंने कहा कि हम जो है आज राखी दिवस मनाएंगे। ठीक है, अब इसी के विरोध में एक आंदोलन स्टार्ट होता है। और यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन के टाइम पे वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे सर एंड्रूज फ्रेजर्स थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखिएगा। और इसी के विरोध में जो है फिर उग्रवादियों द्वारा जो है एक आंदोलन स्टार्ट किया जाता है और वो आंदोलन क्या था, स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन, मतलब बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है आंदोलन करना। और ये ही स्टार्ट होता है 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन में इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो ये प्रारंभ कब होता है, तो 7 अगस्त 1905 को। और यहाँ पे याद रखिएगा कि ये प्रस्ताव पारित कहाँ किया गया था स्वदेशी आंदोलन का, तो कलकत्ता का टाउन हॉल है, वहाँ पे जो है स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। मतलब कि यहाँ पे जो है विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार करना था। तो ये जो है बहुत ही व्यापक लेवल पे जो है ये आंदोलन चलाया गया था। और इससे जो है मुख्य फैक्ट और याद रखिएगा कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई थी और इसने किसने की थी, तो अश्विन कुमार दत्त द्वारा जो है ये स्थापना की गई थी। अब आगे याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है कहाँ से किसने किया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र से जो है तिलक और उनकी जो पुत्री थी केलकर, उनके द्वारा जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, वहां पे जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया जा रहा था।
आगे जो है उत्तर प्रदेश में जो है अजीत सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया। पंजाब से जो लाला लाजपत राय द्वारा जो है नेतृत्व किया गया। मद्रास से जो है नेतृत्व करता रहे हैं सुब्रमण्यम अय्यर, चिदम्बर पिल्ले और आनंद चार्लू। दिल्ली से किन्होंने किया, क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिल्ली से जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था सैयद हैदर खान ने। ठीक है। प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा जो है स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला गया था बंगाल में। ठीक है। और स्कूल की स्थापना की गई थी राष्ट्रीय लेवल पे, जो रंगपुर नेशनल स्कूल थी उसकी स्थापना जो है 1905 में की गई थी स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे। ठीक है। सदगुरु दास द्वारा जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। आगे जो है इसीलिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है इस टाइम अमार सोनार बांग्ला नामक जो है एक गीत लिखा गया था, जो आज जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। क्लियर। आगे आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन के आलोचक कौन रहे हैं। तो स्वदेशी आंदोलन की आलोचना जिन्होंने की है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखता है कि स्वदेशी आंदोलन में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया करके जो है क्वेश्चन बनता है। तो दो ऐसे वर्ग थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था, वो थे कृषक और मुसलमान। बाकी जो है बहुत से व्यापक स्तर पे ये आंदोलन चलाया गया था, उसमें बुद्धिजीवी वर्ग थे, महिलाएं थे, छात्र छात्राएं थे, इन सभी ने जो है इसमें आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन जो कृषक और मुसलमान थे उन्होंने जो है इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि मुसलमान तो खुश थे कि उनको जो है उनका एक बहुल्य राज्य मिल गया है। ठीक है। आगे देखते हैं ब्रिटिश पत्रकार जो है H.W. नेविंसन। ठीक है। वो जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। कौन पूछा जाता है कौन ब्रिटिशर्स थे या कौन ब्रिटिश पत्रकार थे जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, तो H.W. नेविंसन। क्लियर। आगे इन सब आंदोलनों को देखते हुए व्यापक स्तर पर ये आंदोलन हो रहा था, इसलिए जो है इसको रद्द कर दिया गया और 1911 में जो है जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द किया। और किसने किया, तो हार्डिंग द्वितीय ने, क्योंकि उस टाइम जो है हार्डिंग द्वितीय जो है वायसराय थे 1911 में। ठीक है। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए जो है तिलक द्वारा जो है गणपति उत्सव भी मनाया गया, आयोजन किया गया था 1853 में, इसको याद रखिएगा। और 1912 में जो है इसी टाइम पे जब बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था, तो उस टाइम जो है जो पहले जो है भारत की राजधानी कलकत्ता थी, तो उसको जो है 1912 में बदल के कलकत्ता से राजधानी जो है दिल्ली कर दी गई थी। ठीक है। और वायसराय जो है कौन रहे हैं, तो हार्डिंग द्वितीय जो है वायसराय थे। तो इसको याद रखिएगा कि जब राजधानी, क्वेश्चन पूछा गया था कि जब राजधानी 1912 में कलकत्ता से दिल्ली की गई थी, तब जो है बंगाल के जो वायसराय उस टाइम कौन थे, तो हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखते हैं मुस्लिम लीग का गठन। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मतलब जो बंगाल का विभाजन हुआ था उससे जो है मुस्लिम जो है बहुत ज़्यादा खुश थे। क्यों? क्योंकि एक बड़े हिस्से पे जो हिंदू रहते थे उनसे जो है एक तरह से उनको जो है वो ये इसलिए खुश थे कि उनको जो है अपना एक राज्य मिल गया। ठीक है। तो वो ये सोचते थे कि ब्रिटिशर जो है हमारे सपोर्ट में है। लेकिन जब बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, पुनः बंगाल जो है एक बन गया। ठीक है। तब मुस्लिमों ने सोचा कि हमें जो है, क्योंकि कांग्रेस है तो कांग्रेस में उनका ये मानना था कि कांग्रेस जो है एक हिंदू की पार्टी है, और वो ये चाहते थे कि हमारी जो है एक मुस्लिम की पार्टी होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने जो है निर्णय लिया कि मुस्लिमों के लिए एक अलग पार्टी की स्थापना करेंगे। ठीक है। तो जो कॉन्फ्रेंस हर बार होता था, मॉडर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जिसकी स्टार्ट जो है सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो इसीलिए जब 1906 में जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ था ढाका में, ठीक है, तब उन्होंने सोचा कि हम जो है मुस्लिमों की एक अलग पार्टी होनी चाहिए। इसलिए ये जो है इन्होंने एक
स्थापना की और उसका नाम रखा मुस्लिम लीग। ठीक है, तो ऑल इंडिया मतलब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की इन्होंने स्थापना की। यहाँ से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ढाका में हुई थी। कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। और संस्थापक कौन रहे, तो नवाब सलीमुल्लाह खां रहे, जिनको हम आगा खां दीती भी के नाम से भी जानते हैं। और इनके प्रथम अध्यक्ष भी जो है वही बने थे, आगा खां। क्लियर है। अब देखिए कि 1907 में जो है मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, तो ये था आपके कराची में हुआ था। क्लियर। 1908 में जो है लंदन में भी जो है मुस्लिम लीग की एक शाखा खुल गई थी, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अमीर अली की अध्यक्षता में जो है लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा खुली। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो जो है इंटर कब करते हैं मुस्लिम लीग में, तो 1913 में जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग से जुड़ते हैं। क्लियर है। आगे आपको याद रखना है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से बस ये पूछा जाता है कि लखनऊ समझौता में मेनली हुआ क्या था। तो जो यहाँ पे आप एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना आपको भूल गई थी कि स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे जो है एक सूरत अधिवेशन रखा जाता है, सूरत अधिवेशन। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन में जो है उग्रवादी और उदारवादी जो विचारधारा है वो एक नहीं हो पाती है। उग्रवादी कुछ और चाहते हैं और उदारवादी कुछ और चाहते हैं, तो जिस वजह से जो है उनमें जो है फूट पड़ जाती है। ठीक है, तो कांग्रेस में प्रथम फूट जो पड़ती है वो सूरत के अधिवेशन में पड़ती है, जिसको हम जब हमने इससे पहले जो वीडियो पढ़ा था कांग्रेस के अधिवेशन को, तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो जो है सूरत का अधिवेशन जो है इसमें जो है कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में जो है फूट पड़ जाती है, या एक तरह से कांग्रेस का जो है प्रथम विभाजन होता है। ठीक है, तो जब लखनऊ समझौता होता है, लखनऊ में जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1916 में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी, वहां पे जो नरम दल और गरम दल जो है एक हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है मुस्लिम लीग जो अलग मुस्लिम लीग का बनाया जाता है, जो ये सोच के बनाया जाता है कि कांग्रेस जो है उनके लिए काम नहीं करेगी, उनके हित में काम नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे जो है लखनऊ समझौता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जो है एक साथ आ जाते हैं। लेकिन आगे चलकर जो 1918 में जो है फिर से मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो है द्वितीय विभाजन हो जाता है। तो लखनऊ समझौता में आपको यही याद रखना है कि नरम दल गरम दल का मिलन होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इसमें एक हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है, यहाँ पे जब लखनऊ समझौता हुआ था, यहाँ जो है तिलक द्वारा जो है एक जन आंदोलन की मांग रखी जाती है, सुझाव दिया जाता है कि हमें जो है एक जन आंदोलन चलाना चाहिए, जिसका नाम उन्होंने दिया था होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कांग्रेस इसमें सहमत नहीं होती है, मना कर देती है। फिर आगे जो है तिलक जो है अलग से अपना जो है होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। होम रूल लीग स्थापना एक्चुअली स्वशासन मतलब हमारा शासन। ठीक है, गवर्नमेंट जो है जनता के द्वारा चुनी गई हो और जनता की गवर्नमेंट हो, ये जो है स्वशासन होता है, इसीलिए जो है ये आंदोलन चलाया गया था। तो इसको जो है सबसे पहले आयरलैंड में ये आंदोलन चलाया था। इसको यहाँ पे फैक्ट चीज़ें याद रखनी है। इससे पहले मैंने पूरे डिटेल्ड में जब मैं आपको मुख्य परीक्षा के लिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया है उसमें मैंने उसको बताया है डिटेल से। यहाँ पे हमें कुछ फैक्ट चीज़ें ही याद रखनी, इसलिए इतनी ही चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो देखिए फैक्ट है यहाँ पे कि स्थापना जो है सबसे पहले इसका जो है आयरलैंड में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो रैंड मांड के द्वारा। ठीक है, और कब हुआ था, तो 1916 में। भारत में जो है इसकी भारत में भी इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, और ये जो है दो अलग अलग मुख्यालय थे। एक तो एनी बेसेंट जो आयरलैंड से आई थी और उन्होंने जो है एक अलग शाखा होम रूल लीग के नाम से मतलब बनाई थी। कहाँ बनाई थी, तो मुख्यालय मद्रास में। ठीक है, और तिलक की जो अलग होम रूल शाखा बनी थी वो थी आपकी पूना में। क्लियर है, तो मुख्यालय एनी बेसेंट के होम रूल का था मद्रास और तिलक का था पूना। और तिलक के जो है पूना में साथ ही 6 शाखाएं और खुली थी, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़कर, और फिर मध्य प्रांत और बरार। बाकी जो था वहाँ पे जो है एनी बेसेंट की ही शाखाएं थी।
ठीक है। एनी बेसेंट ने इस टाइम पे 2 दैनिक पत्र मतलब आरंभ किया था और वो 2 दैनिक पत्र याद रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो किसकी है पूछा जाता है, तो एनी बेसेंट की है। 1918 में जो है एनी बेसेंट और तिलक के जो 2 होम रूल लीग होते हैं वो एक हो जाते हैं और जो है 1918 में तिलक और एनी बेसेंट का होम रूल मिला दिया जाता है, ठीक है। तो इतना यहाँ पे फैक्ट आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो ये जो है आपके यहीं से जो भी क्वेश्चन आए कि आपके प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जो है सारे आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। और डिटेल्ड में देखने के लिए आप जो है मुख्य परीक्षा के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, लेकिन वो मुख्य परीक्षा के लिए है और मुख्य परीक्षा में जितनी चीज़ें मतलब बतानी चाहिए वो चीज़ें वहाँ बताई गई है और यहाँ जो है प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो यहाँ पे आपको बताई गई है। क्लियर है? तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।